आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का शो, इंडिया की दिन भर की खबरें। सबसे पहले देखिए हेडलाइंस। बाबा रामदेव को आखिर ब्रजभूषण सिंह ने क्यों याद दिलाया 2011 का शलवार कांड। इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। बाबा रामदेव की फिर फिसली जुबान, बोले ऐसे लफ्ज जो सुनकर हर कोई हैरान। वैसे आजकल हमें लोगों ने खूब बेल रखा है। राष्ट्रगान के बीच अचानक क्यों चले गए यूपी के असेंबली स्पीकर, जिससे सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा। आखिर क्यों भड़क उठी कॉकरोच जनता पार्टी, क्या है 25 जुलाई का धोखा। घर में ज्यादा खरीद कर रखी चीनी तो पहुंच जाएगी पुलिस, शुगर की चाहत को कड़वा कर सकती है कार्रवाई। अजीत डोभाल का चीन दौरा, बीजिंग में होगी सीधी सर्जिकल टेबल टॉक। शुरुआत करते हैं शो की। क्या योग गुरु बाबा रामदेव अब हिंदुस्तानी सियासत और बॉलीवुड दोनों की निशाने पर आ गए हैं? बाबा के शलवार पहनकर भागने को अब क्यों बीजेपी से एमपी रह चुके लोग ही दोबारा उछाल रहे हैं? आइए जानते हैं। दरअसल बीजेपी के साबिक एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह और मंडी से बीजेपी एमपी कंगना रनौत के लगातार हमलों के बाद अब बाबा रामदेव ने हरिद्वार से पहली बार खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। हरिद्वार में जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो बाबा रामदेव ने बेबाक अंदाज में इस पूरे मुद्दे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश अच्छी तरह जानता है कि वो कौन है और मुल्क की तामीर में उनका क्या रोल है। ऐसे बेबुनियाद बयानों पर बात करके वो इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते। इसके बाद बाबा बोले कि हमें लोगों ने आजकल खूब पेल रखा है। अब पेल रखा है वाली भाषा तो किसी बड़ी हस्ती या बाबा की नहीं होनी चाहिए। सुनिए बाबा ने क्या कहा। आजकल हमें लोगों ने खूब पेल रखा है तो हम ज्यादा बात नहीं करें, लेकिन कुछ लोग इस फिराक में हैं कि सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा करके अराजकता करके हम देश की सत्ता हथिया लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हाल ही में बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू और भर्ती में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे और वार्निंग दी थी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर से बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। इस बयान पर पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तंज कसते हुए बाबा रामदेव की आंदोलन करने की ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के मुताबिक रामदेव को आंदोलन जरूर करना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इस बार वो शलवार पहनकर ना भागे। सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह को। बाबा रामदेव का आंदोलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्ढी तक पहुंच गए, नकली चड्ढी तक। घी की बात छोड़ दीजिए, खाद्य पदार्थ की बात छोड़ दीजिए। और जहां तक मैं समझता हूं, इस देश में नकली घी का जो कल्चर बड़े पैमाने पर आया है वो बाबा जी के द्वारा ही आया है। हाँ, शर्त यह है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2011 के आंदोलन की रात का जिक्र करते हुए कहा कि रामदेव ने उस वक्त औरतों का भेष बनाकर वहां से निकलने की कोशिश की थी। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह उसी 2011 के वाकये की याद दिला रहे हैं जो उस वक्त काफी चर्चा में रहा था दिल्ली में। खैर, मामला सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह तक ही महदूद नहीं है। बीजेपी की एमपी और अदाकारा कंगना रनौत के साथ भी रामदेव की जुबानी जंग जारी है। जेन जी को गटर जनरेशन कहने वाली कंगना रनौत पर रामदेव ने ऐतराज जताया था और उनकी प्राइवेट जिंदगी और पास्ट को लेकर कुछ तीखी बातें कही थी रामदेव ने। इसके बाद जवाब में कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जबरदस्त पलटवार करते हुए लिख दिया था कि बाबा जी मेरी निजी जिंदगी पर बयानबाजी बंद करें और मुझे कैरेक्टर का पाठ ना पढ़ाएं। इस पर रामदेव ने अपनी सफाई दी कि वो ओछे लोगों पर बात नहीं करते। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब रामदेव का विवादों से नाता जुड़ा हो। 30 रुपए लीटर पेट्रोल पर जब उनसे सवाल पूछा गया तब वो भड़कते नजर आए। वो बोलते थे बीजेपी की सरकार आएगी, 30 रुपए पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलेगा। खैर, ये दावा भी उन्होंने 2011 में ही किया था जब वो केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ खुलकर कपालभाती करते थे। लेकिन 2014 के बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो ये मुद्रा भूल गए। मुझे भी नहीं पता, अना मासूम।
अब जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो लोग उनसे उन्हीं के पुराने बयानों पर सवाल पूछ रहे हैं। क्या इन्हीं तीखे सवालों से बचने के लिए उन्होंने फिर से आंदोलन की बात छेड़ी है? ये सवाल अब आम लोग भी पूछ रहे हैं। बढ़ते आगे। वंदे मातरम और जन गण मन पर देश में हमेशा से सियासत गरमाती रही है। हाल ही में 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर से आई एक तस्वीर पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब यूपी से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने अपोजिशन को बड़ा मौका दे दिया है। 23 अगस्त 2026 की तारीख में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, आप सुनते भी रहिए कि राष्ट्रगान बज रहा है। मामला यूपी असेंबली के स्पीकर सतीश महाना से जुड़ा है, वो यूपी जहां बीजेपी की सरकार है। इस वायरल वीडियो में असेंबली स्पीकर राष्ट्रगान के बीच में ही उठकर, या यूं कहिए कि वहां से निकलकर जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आते ही समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर राष्ट्रगान की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए तीखा हमला बोल दिया। आखिर उस प्रोग्राम में ऐसा क्या हुआ कि सतीश महाना को बीच में ही जाना पड़ गया? दरअसल उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव से पहले सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। सतीश महाना का यह वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। अखिलेश यादव ने सीधे पीएम मोदी और सीएम योगी से पूछा है कि बताएं इस पर क्या एक्शन हो रहा है, बताएं। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, ये असेंबली स्पीकर का राष्ट्रगान के प्रति बर्ताव देखिए और मोदी योगी बताएं कि अपने स्पीकर पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। कहीं ना कहीं सेल्फ गोल हो गया, ऐसा लग रहा है। अच्छा मौका मिला था बीजेपी को। ये पूरा विवाद उन्नाव में हुए एक सरकारी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। सतीश महाना उन्नाव में एक प्रोग्राम में पहुंचे थे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तभी ये नज़ारा सामने आ गया। प्रोग्राम के दौरान जब नेशनल एंथम बज रहा था तो सतीश महाना एंथम पूरा होने से पहले ही, राष्ट्रगान पूरा होने से पहले ही बीच में आगे उठकर बढ़ गए। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। लोग पता नहीं कहां कहां खड़े होते हैं। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस ने भी वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि जो दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, क्या उनके पास राष्ट्रगान के 52 सेकंड रुकने का भी वक्त नहीं है? फिलहाल इस पूरे मामले पर जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि 25 जुलाई के उस चर्चित समझौते के बाद ऐसा क्या हुआ कि युवा एक बार फिर सड़कों पर उतरने की वार्निंग दे रहे हैं? क्या वो समझौते को धोखा बता रहे हैं? क्या सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है, या फिर दिल्ली की सड़कों पर कोई नया प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है? आइए समझते हैं कि इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या है। हम डिटेल में खबरें बनाते हैं, आप डिटेल में सुना करें। छोटी खबरें शॉर्ट्स कहलाती हैं, वो हम नहीं बनाते हैं। इस आंदोलन को नाम मिला था कॉकरोच जनता पार्टी, जो दिल्ली में हुआ जब बेरोजगारी, पेपर लीक और नीट एग्जाम की गड़बड़ियों से परेशान छात्रों को एक बयान में कॉकरोच कहकर तंज कसा गया, तो युवाओं ने उसी नाम को अपना हथियार बना लिया, जैसे चौकीदार चोर है को बनाया गया था। अभिजीत दीपके की लीडरशिप में शुरू हुआ ये जेन-ज़ी आंदोलन देखते ही देखते जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में फैल गया। दबाव इतना बढ़ा कि मोदी सरकार के दौर में पहली बार किसी बड़े केंद्रीय मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। एक को देना पड़ा था हैरेसमेंट के इल्जामों में। इस मुहिम का पहला पड़ाव आया 25 जुलाई को, जब बड़े दबाव के आगे झुकते हुए सरकार ने छात्रों की अहम मांगें मान ली थीं। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, एग्जाम सिस्टम में सुधार का भरोसा और प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पर केस दर्ज न करने का वादा हुआ। इसके बाद युवाओं ने अपना प्रोटेस्ट रोक दिया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सीजेपी का इल्ज़ाम है कि सरकार 25 जुलाई के अपने वादों से अब पीछे हट रही है। उन्हें 25 जुलाई पर किए गए समझौते के बाद धोखा दिया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि आंदोलन से जुड़े छात्रों को टारगेट किया जा रहा है और वादों पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा। इसी को वादा खिलाफी बताते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 टूक कह दिया है कि अगर समझौते का पूरी तरह पालन नहीं हुआ तो मुल्क में एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अपना सवाल ये है कि इस बार किसका इस्तीफा लिया जाएगा? अब बात आपकी, चीनी, शक्कर, शुगर खाते ही होंगे।
त्योहारों का सीज़न हो, घर में शादी ब्याह का माहौल हो या फिर बाज़ार में चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हों, अक्सर लोग दुकान जाकर बोरी की बोरी यानी बड़ी तादाद में चीनी लाकर घर में रख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में 100 किलो या 1 क्विंटल चीनी रखना आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है। पुलिस आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी जमाखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये एक अहम एक्ट के कानून के खिलाफ है। आखिर क्या कहता है भारत का एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955? आइए समझते हैं आसान जुबान में। सबसे पहले एक डर को बिल्कुल दूर कर लीजिए। कानून के मुताबिक अगर कोई आम परिवार, आम फैमिली अपने पर्सनल या घरेलू इस्तेमाल जैसे शादी या त्यौहार के लिए 100 किलो चीनी खरीद कर घर में लाती है कोई फैमिली, तो ये कोई जुर्म नहीं है। आम घरेलू लोगों के लिए घर में स्टॉक रखने की कोई तय लिमिट नहीं बनाई गई है, यानी सिर्फ 1 क्विंटल चीनी घर में होने से ना तो कोई जुर्माना लगेगा और ना ही जेल होगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत बनाए गए नियम आम जनता के लिए नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों, डीलरों और थोक विक्रेताओं पर लागू होते हैं। डीलरों के लिए सरकार एक स्टॉक लिमिट तय करती है, जैसे मैक्सिमम 4000 क्विंटल, ताकि बाजार में चीनी की बनावटी किल्लत पैदा ना हो। हलवाई की बड़ी दुकानें, बेकरी, बेवरेज कंपनियां या फूड प्लांट्स जो होते हैं, जो महीने में 10 मैट्रिक टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, उन पर 15 दिन से ज़्यादा का एडवांस स्टॉक रखने पर पाबंदी होती है। शादी या किसी प्रोग्राम के लिए 100 किलो चीनी खरीदना पूरी तरह कानूनी है। अगर कोई व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग करने या दाम बढ़ाने की नीयत से सैकड़ों क्विंटल चीनी गैर कानूनी तरीके से गोदामों में या अपने घर में छिपा कर रखता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई और जेल हो सकती है। यानी अगर आपके घर में शादी या त्यौहार के लिए 100 किलो चीनी रखी गई है तो घबराने की बिल्कुल टेंशन न को। यह कानून सिर्फ उन मुनाफाखोरों के लिए है जो बाजार में कीमतें बढ़ाकर जनता को परेशान करते हैं। हाँ, ऐसा ना हो शादी और त्यौहार के नाम पर त्यौहार हो भी ना और शादी हो भी ना घर में, और आप चीनी ले आएँ घर में आम फैमिली होने के बाद और सोचें कि मोहल्ले में 65 या 70 की चीनी 100 की बेचेंगे। न, वहाँ कांड हो जाएगा। इसलिए बाबू थोड़ा संभल कर, आम जनता को आम जनता रहना चाहिए, व्यापारी नहीं बनना चाहिए। यह भी तो एक कानून है। अब एक इंटरनेशनल खबर। क्या चीन और भारत के बीच बॉर्डर तनाव के दरमियान कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक मोड़, कोई डिप्लोमेटिक मोड़ आने वाला है? दरअसल पाकिस्तान को बैक करके भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे चीन को उसी की ज़मीन पर सीधा चैलेंज देने के लिए भारत के NSA अजीत डोभाल बीजिंग पहुंच रहे हैं। भारत और चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 25वें राउंड की ये बातचीत सिर्फ बॉर्डर विवाद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके तार पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हैं। अजीत डोभाल अपनी चीनी समकक्ष अपने हममनसब चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बॉर्डर विवाद पर इस अहम बैठक में शामिल होंगे। ये मीटिंग LAC पर पिछले कुछ सालों से जारी तानातनी को कम करने और सरहद पर अमन बहाली के लिहाज से बेहद डिसाइसिव, बेहद निर्णायक मानी जा रही है। चीन लगातार पाकिस्तान को सैन्य और माली मदद देकर भारत को घेरने की फिराक में रहता है, लेकिन डोभाल का ये पहला दौरा चीन को साफ पैगाम है कि जब तक LAC पर हालात नॉर्मल नहीं होते और भारत की सॉवरेनिटी, भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक दोनों मुल्कों के बीच ट्रेड, व्यापार और सियासी रिश्ते पूरी तरह बेहतर नहीं हो सकते। ये हाई प्रोफाइल बैठक ब्रिक्स समिट से ठीक पहले हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोभाल का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात का एजेंडा भी तय करेगा। हाल ही में हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी खबरें आई हैं कि चाइना बॉर्डर पर इंक्रोचमेंट कर रहा है, अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि चाइना टेबल टॉक्स पर भारत के रुख के आगे क्या रवैया अपनाता है। फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो साफ गोई से आप तक पहुंचा दी। उम्मीद ये करते हैं कि आज़ाद बोल इंडिया की हिंदी न्यूज़ बुलेटिन की ये कोशिश, जिसमें हम सिर्फ हिंदुस्तान की खबरें ले रहे हैं या हिंदुस्तान से रिलेटेड खबरें ले रहे हैं, वो कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर ये अंदाज़ इस चैनल का आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो भैया कर लीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद।